कल जब हमने भारत दशा को पढ़ा था, तो उतना गहरा आधार, या फिर कहें कि जैसे एक लाइन हमने पढ़ी थी कि बहुत से विद्वान मानते हैं कि जो दुर्दशा है या भारत दुर्दशा है, एक गौड़ नाटक है। मतलब नाटक के जो गुण हैं, नाटक के लक्षण हैं, वो कम आधार पर मिलते हैं। या फिर इसको नाट्य राशक या फिर लास्य रूपक समझना हो, तो वहां पे भी थोड़ा समझ आता है कि नहीं, ऐसी चीजें तो नहीं हो सकती जो पूरी तरीके से बता दे कि जो भारत दुर्दशा है तो उसको हम नाटक की श्रेणी में लेंगे। तो जब हम नाटक की श्रेणी की बात ही नहीं करते या फिर वो आधार ही नहीं लेते, अब क्या होता है कि हम ऐसे सवाल पूछते ही नहीं। कैसे सवाल नहीं पूछते कि आप क्या बोलते हैं उसको, नाटक के तत्वों के आधार पर भारत दुर्दशा को बताओ, या फिर आप शिल्प के आधार पर भारत, ऐसा यूपीएससी ने नहीं पूछा। हालांकि हमने थोड़ी बात की है जरूर उस पे। तो ऐसा सवाल पीएससी नहीं पूछते दिखता। लेकिन जब हम आते हैं स्कंदगुप्त में, और ये नाटक है किसका, प्रसाद जी का नाटक है। तो वही बात हो गई कि जब हम कहानियों में रहते हैं ना, तो वहां पे प्रेमचंद से पूर्व कहानियां थी। उन कहानियों में बस कहानी थी या नहीं, इस पर बातें होती हैं। वो तत्व हो गया, उद्देश्य हो गया, कथोपकथन हो गया, कथानक हो गया, या फिर और भी जो चीजें हैं, उन पे उतनी गहरी बातें नहीं होती। तो यही चीज है कि आज हमारा जो आधार होगा, वास्तव में अभी जो हमने शुरू तो कर दिया था नाटक, लेकिन नाटक है या फिर नाटक की पृष्ठभूमि बनती है जयशंकर प्रसाद युग से ही बनती है। और जयशंकर के नाटक जो हम स्कंद को पढ़ेंगे, तो यहाँ पे वो आधार लेंगे। क्या क्या आधार लेंगे, जैसे हम समझेंगे कि जो नाटक है, वो नाटक के तत्व के आधार पर उसको आप कैसे देखोगे, कैसे देखोगे, कैसे मापोगे, कैसे तौलोगे। जैसे उसमें अब उद्देश्य भी रहेगा, ठीक है, समझ गया। और उसमें कथानक भी रहेगा, समझा कि कथा वस्तु के आधार पर ऐतिहासिक कथा वस्तु का नाटक है। और क्या रहेगा, कथानक हो गया, चरित्र होगा, भाषा होगा, शैली होगी, एक देश काल वातावरण होगा। ये सारी चीजें आपको इन नाटकों में या फिर प्रसाद के नाटकों में कम से कम मिलने लगेगा। और प्रसाद ने ये आधार बना दिया। पर वन में मोहन राकेश है, मोहन राकेश हमारे सिलेबस पर भी। फिर उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर है। तो जगदीश चंद्र माथुर का अगर हम नाटक समझेंगे, तो ये नाटक अब साध के नाटक में सिर्फ एक कमी है, सिर्फ और सिर्फ एक, कि वो नाटक रंगमंचों के लिए नहीं होते, वो नाटक देश के लिए होते हैं। या फिर वो कहते हैं कि मेरा जो नाटक है वो रंगमंच के लिए नहीं होगा, रंगमंच नाटक के लिए हो जाए तो खेल लो, खेल सको तो खेलो। ये बातें हमें समझ आती। जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जगदीश चंद्र माथुर हो, मोहन राकेश हो, राम कुमार वर्मा हो, या फिर एक और शायद धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती हो, या फिर भीष्म सहानी हो। तो इनको, इनके नाटकों में अब तत्व भी दिखेंगे, और के साथ रंगमंचीयता भी देखने को मिलेगी। तो ये बताओ, पहले हम यही बात कर लें कि क्या होता है नाटक, मतलब कथाना, कथा वस्तु, उद्देश्य, समझो इसके बारे में। सर इससे अगर चालू करते हैं थोड़ा सा और बेहतर हो गया। पता है फिर भी थोड़ा चालू कर लेते हैं सर। एक सेकेंड। जैसे देखो कि उद्देश्य समझते हैं सबसे पहले। जैसे उद्देश्य को अगर समझना हो, तो अभी हम जहां से चल के आए हैं वहां से समझते हैं। मतलब कहाँ से चल के आए हैं, काव्य से चल के आए हैं, या फिर हम कविताओं से चल के आए हैं। तो कविताओं में एक चीज था काव्य प्रयोजन, और काव्य प्रयोजन नाटक, उपन्यास, कहानियों में बदल के चला जाता है। उद्देश्य कि कथाकार का औपन्यासिक दृष्टि क्या थी, क्या, या फिर क्या वो प्राप्त करना चाहता था। तो स्कंद में जैसे जयशंकर प्रसाद की एक कविता हमने पढ़ी है। कौन सी कविता पढ़ी है, याद है आपको?
नहीं, याद तो जयशंकर नहीं की आ एक रहा सर। कविता हमने पढ़ी है, कामायनी, याद है आपको? हम्म। कामायनी। तो जयशंकर की एक कविता हमने कामायनी पढ़ी है। आपको, चलो छोड़ो, आपको स्कंदगुप्त नहीं पता है या फिर आपको जयशंकर प्रसाद नाटक नहीं पढ़ा, छोड़ दो। अब सिर्फ आप ये बताओ कि जयशंकर प्रसाद का कामायनी में उद्देश्य था क्या? समरसतावाद, या फिर जो अभेदवाद है उसको समाप्त करना, या फिर अभेदवादता, या फिर जो आनंदवाद है उसकी प्राप्ति। तो ये जो नाटक है स्कंदगुप्त, इसमें भी करीब करीब से आपको आनंदवाद, रास्तावाद ही दिखेगा। चाहे उसका स्तर बदल गया हो, चाहे अब जो ईड़ा थी, ईड़ा की जगह उसका नाम विजया हो गया हो, या फिर चाहे वो जो श्रद्धा थी, श्रद्धा का नाम बदल के देवसेना हो गया, आधार वही है। और नाटक भी लगभग वही है कि आप इन चीजों को ऐसे देख सकते हो। एक सेकेंड, लाइट चली गई। ठीक है, तो उद्देश्य, आप उद्देश्य का स्तर समझते हो कि एक जो रचनाकार है किस तरह की विचारधारा रखता है। जैसे इस नाटक का संपूर्ण कथासार आपको उद्देश्य समझा देगा। मतलब कि जो ये है हमारे नायक हैं स्कंदगुप्त, तो इनका प्रेम रहता है देवसेना से, लेकिन प्रेम के बावजूद भी वो सबसे आगे किसको रखते हैं? राष्ट्र को। तो पूरा का पूरा उद्देश्य यही है कि ठीक है, आपका व्यक्तिगत प्रेम होगा, व्यक्तिगत हित है, लेकिन राष्ट्र का हित व्यक्तिगत हित से छोटा पड़ जाता है। और उनकी कहानियों में, जैसे एक कहानी आकाशदीप है, गुंडा तो नहीं, आकाशदीप है, एक उपन्यास उनका अ, तितली है शायद, सेम कथानक से ही वो ऐसी चीजें रचते हैं, लिखते हैं, तो हमें समझ आता है कि उनका मूल उद्देश्य है समरसतावाद। लेकिन ये जो नाटक है सिर्फ सुखांत नाटक नहीं है कि आप देश प्रेम के लिए हो गया, ये दुखांत नाटक भी है। क्यों है दुखांत नाटक? क्योंकि ये छायावाद के रचनाकार है, और छायावाद की पहली प्रवृत्ति हमने जानी थी क्या? वैयक्तिक चेतना। तो आप राष्ट्र को आगे तो रखते हो, ये भारतेंद्र युग में भी था, द्विवेदी युग में भी था, लेकिन जब आप छायावाद युग में हो तो यहाँ पे अब आपको दुख होना चाहिए। अगर आप द्विवेदी युग में होते तो आप अपने प्रेम को यूं ही त्याग देते कि हाँ ऐसी चीज है, तो देश से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन अब हम छाया, वॉइस नहीं आ रही सर। देश के लिए अपने आप को समर्पण जरूर करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा? मैं एक सुखांत और एक दुखांत नाटक का आधार बना के करूंगा, जिसको लोग बोलते हैं प्रसादांत नाटक। तो उद्देश्य का समझ रहे हो कि प्रसादांत नाटक बनाने का उद्देश्य था, और एक तरह से उद्देश्य कई दृष्टियों से था। नाटक की जो आधार भूमि थी वो तैयार करने का उद्देश्य था, कि नाटक की आधार भूमि ही कुछ नहीं थी, वो तत्वों के आधार पर भारत दुर्दशा देखो, कल ही हमने लाइन पढ़ी है कि बहुत से विद्वान मानते हैं कि ये अन्यांतिक नाटक है, कुछ बोलते हैं नाट्य राशक है लेकिन पश्चिमी सभ्यता के आधार पर, कुछ विद्वान बोलते हैं कि ये गौड़ नाटक है। तो एक जो आधार था, तो नाटक को नाटक कहलवाने, ये आधार भी था। दूसरा कि देश प्रेम की बात चल रही है, अगर शायद 1936 के आसपास अगर छायावाद है, उसी समय कामायनी लिखते हैं, तो ये नाटक भी शायद 21-22 आसपास की होगा, मतलब छायावाद का ही नाटक है। तो जब छायावाद का नाटक है तो उद्देश्य तो वही होना चाहिए कि राष्ट्र की प्रेम या फिर राष्ट्र का प्रेम सांस्कृतिक आधार पर या फिर सांस्कृतिक चेतना पर बढ़ जाए, लेकिन वही सांस्कृतिक चेतना सम्मिलित हो वैयक्तिक चेतना के साथ या फिर स्वच्छंदतावाद के साथ। तो ये हम समझते हैं कि इनका जो नाटक है पढ़ने में वास्तव में समस्या क्यों पैदा करता है। जैसे एक सेकेंड पीडीएफ खोल लूं, पहली लाइन पढ़ते हैं, पहली लाइन में ही क्लियर हो जाएगा। पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा पढ़ने, एक सेकेंड टैब खोल लूं। पहली लाइन मैं पढ़ता हूँ, इसको जरा सा आप समझना, ठीक है? निवेदन वगैरह तो हम बाद में देख लेंगे। निवेदन पढ़ने के लिए मैं अक्सर क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जब रचनाकार या फिर जब यूपीएससी थोड़ा सा आधार लेता है, चाहे दिव्या उपन्यास हो, गोदान, हालांकि गोदान नहीं, चाहे महाभोज हो,
या फिर चाहे यही जयशंकर प्रसाद से कामायनी का पूछना हो, कुरुक्षेत्र का रामधारी सिंह दिनकर से पूछना हो, विचारधारा देखना चाहता है। और जो निवेदन होता है वो एक तरह से समझाता है कि क्या है। पहली लाइन इसकी हम समझते हैं, इसको जरा सोचना उस आधार पे कि हाँ, ये जो हमारा नाटक है प्रथम अंक में ये पहले ही उद्देश्य को क्लियर करेगा। कैसे? उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंदावार, स्कंदगुप्त टहलते हुए, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने को बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है, उत्सवों में परिचारक और अस्त्रों में ढाल में भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं, ठहर कर। जो कुछ हो, हम तो साम्राज्य के एक सैनिक हैं। मतलब जयशंकर का, या फिर मान लो जयशंकर स्कंदगुप्त के रूप में आ रहे हैं, ठीक है। अब ये समस्याएं समाज में भी देख रहे हो कि जो सामने है उत्सव में शामिल है, अपने आप को अस्त्रों वस्त्रों में ढाल कर अधिकार लोलुप, यहाँ जैसे रामधारी सिंह दिनकर भी लिखते हैं, स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी, और यही स्वार्थ लोलुप क्या वास्तव में अच्छे हैं? तो ये सवाल जयशंकर का भी है, ये सवाल समस्त छावादी रचनाकर्ताओं का है। तो एक तरह से इसका आधार आप कितने भी तरीके से बना सकते हो। तो किसी भी रचना का उद्देश्य ये होता है, एक तो काव्य प्रयोजन किस उद्देश्य से किया गया, दूसरा वो किस दौर पे चल रहा है, तीसरा उस रचनाकार की विचारधारा क्या है, या फिर वो रचना अगर विचारधारा दूसरी है फिर भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे जो दिव्या उपन्यास है, यशपाल जी की विचारधारा मार्क्सवादी है, लेकिन कुछ उद्देश्यों के कारण वो विचारधारा से थोड़ा सा मुंह मोड़ के दूसरी तरफ देखना पड़ता है। तो उद्देश्य इस तरह से बनते हैं। तो जैसे आपसे किसी भी रचना का पूछे कि बताओ गोदान का उद्देश्य क्या है, या फिर तत्वों के आधार पर जो सबसे विशेष है वो उद्देश्य है, कैसे? तो आप जितने भी स्तर सोच पाओ, जितनी भी चीजें समझ पाओ, उसको बताओ। चाहे टाइम पीरियड लेना, आपको ज्यादा क्लियर करेगा। चाहे आ, प्रेमचंद, मतलब थोड़ा रिलेट कर ही लेते हैं, अब आगे तो हम बढ़ने ही वाले हैं, टाइम पीरियड भी आ गया। तो चाहे वो लिखना हो प्रेमचंद का, कोई हविश नहीं है, हविश शब्द इस्तेमाल करते हैं, मुझे कोई हविश नहीं है कि मैं बड़ी गाड़ी मोटर बंगला करूं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरा लिखा हुआ समाज को अगर थोड़ा भी संवार दे तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। तो यही चीज हो गई। और इनका क्या था? समरसतावाद, आनंदवाद, दो चीज मन में लेके चलना। और मुझे नहीं लगता समरसतावाद और आनंदवाद को क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि कामायनी में हमने किया है आसानी से। ठीक है, इतना समझे, आगे बढ़। हेलो। सर लेकिन सर इसमें अब देखो। क्यों इतना, हाँ, हाँ, सर इसमें क्यों बोलो। ये पात्र, पात्र ठीक ठाक है, लेकिन सर इतना उपयोगी क्यों पात्र हो गया है कि ज्यादातर बातचीत इनकी बेहतर हो रही है? ये कहना चाह रहे हैं कि कैसे राज्य को बचाया जाए। ये हर देखो हर एथी सर, थोड़ा आगे हर, बढ़ते हैं। सही कह रहे हो, क्यों इतना हो गया, मतलब जो पात्र हैं देश को बचाने में इतना क्यों जूझ रहे हैं? मतलब हूणों का आक्रमण है, चलो ठीक है, ये आक्रमण तो बाकी जगह पे भी होते हैं, लेकिन कथानक है, जैसे आप समझो कि कथानक दो स्तरों पर है, मनुष्य का भीतरी युद्ध और जो देश के लिए युद्ध है। और देश के लिए युद्ध होगा, सब मिलकर लड़ते हैं, लेकिन आप देखोगे जो स्कंदगुप्त का वास्तव में युद्ध है, तो वहां पे वो अकेला पड़ गया है। और कथानक के स्तर पर एक चीज आती है, किसको आप रिलेट कर देते, या फिर जो अ, ये जयशंकर जी हैं, इसको समकालीन कहानी बना देते कि ती है, साफ साफ दिख रही। लेकिन छायावाद की एक विशेषता आपने पढ़ी होगी, या फिर छायावाद प्रसाद युग नाटकों की ऐतिहासिक पौराणिक कथा वस्तु को आधार लेते हैं। तो इनका चाहे स्कंदगुप्त नाटक हो, चंद्रगुप्त नाटक हो, या फिर और भी जितने नाटक हो, ध्रुव शमनी हो, कोई भी नाटक हो, ये ऐतिहासिक पौराणिक कथा वस्तु आधार लेंगे। और जयशंकर के समय और भी जितने लेखक थे,
वो भी ऐसा करते थे। मान लो, जैसे समझो टाइम चल रहा है 2018 का या 2019 का, कुमार विश्वास बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। अब कुमार विश्वास फेमस हो रहे हैं तो उनका जो एक लहजा है गाने का, कि रचना हो, कि अ, क्षमा परवान, एक वो नहीं आता उनका, तो उस तरह के आपको बहुत सारे रचनाकार मिल जाएंगे। तो जब युग चल रहा होता है, प्रसाद युग है या फिर जयशंकर का बाद युग है, तो वहां पे जो रचनाकार है, ये ऐतिहासिक आधार चला जाता है। और ऐतिहासिक आधार जाने का उसका सबसे बड़ा कारण होता है, ऐसा मतलब साकार बोलते हैं कि सबसे बड़ा कारण होता है कि आप उन चरित्रों को पहचान रहे होते हो। स्कंदगुप्त को जानते हो? जैसे कौन कौन कैरेक्टर है सुन ही लो। आप स्कंदगुप्त को जानते हो, कुमार गुप्त को जानते हो, गोविंद गुप्त के बारे में सुना होगा, दत्त, चक्रपालित, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त। जिनको नहीं भी सुना है ना, तो वो नाम से समझ आ रहा है कि कोई बड़ा कैरेक्टर है। और जब बड़ा कैरेक्टर आपके सामने चलने लगता है या फिर दिखने लगता है, स्थान हो गया या फिर बड़ा कैरेक्टर हो गया, तो आप उस चीज से जुड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाते। मानो कोई मैं प्रेम की कविता लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रेम की कविता में मैं बहुत ज्यादा गहरे भाव लिखता हूँ, लेकिन वहीं पे मैं रोमियो जूलियट को ला दूं, तो रोमियो जूलियट केवल नाम नहीं है, केवल चरित्र नहीं है, वो अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो स्कंदगुप्त कोई नाम नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, स्कंदगुप्त अपने आप में एक पूरी कहानी है। इसलिए ऐतिहासिक कथा वस्तु को आधार लिया जाता है, समझे? हाँ सर, समझ में आ रहा है, ऐतिहासिक आधार यहाँ पर लेने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो कथा वस्तु मैंने पहले ही बताया था कि जो कथा वस्तु है तीन आधार पर होगी: ऐतिहासिक, प्रासंगिक और मिश्रित कथा वस्तु। उस आधार पे आप गुप्त को लेके चलना, ठीक है। अब पात्र और चरित्र, जैसे अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो हमारे पात्र हैं, तो वो वही चरित्र है, और जो चरित्र है वही पात्र। देखो, चरित्र का मूल दायित्व होता है कि कथा को आगे बढ़ाए, और पात्र का मूल दायित्व होता है कि चरित्रों को कथा को आगे बढ़ाने में मदद करे। मतलब समझो कि जैसे शोले फिल्म है, शोले फिल्म में जो जय और वीरू हैं, कैरेक्टर हैं, चरित्र हैं, और उनके आगे या पीछे जो भी छोटे छोटे कैरेक्टर होते हैं, वो उस कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो जो चरित्र है वो बड़ा कैरेक्टर होगा जो कहानी को आगे ले जाएगा, और जो पात्र है उसकी मदद करेगा या फिर उसका विरोध विरोध वाला तो खलनायक की स्थिति पे आ जाएगा, तो उसको छोड़ो। हमारा ये समझना ही नहीं, हमारा मेन समझना है एक कि हाँ, पूछो। सर, प्रश्न उठता है कि सर, आपने बताया कि विषय वस्तु तो आगे बढ़ाता है ना, हम्म, कि आप कथा वस्तु आगे बढ़ाता है चरित्रों को। सर, तो ये जो देखो चरित्र होगा तो वो बांधने का प्रयास, विषय देखो देखो वस्तु, समझो, कथा वस्तु वो बांधने का प्रयास करेगा। समझो जैसे जो कथा वस्तु है वो वास्तव में कथानक के इर्द गिर्द है। मतलब कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक तरफ पे देश के लिए युद्ध, दूसरी तरफ पे स्वयं के लिए युद्ध। एक युद्ध में आप जीत जाते हो, दूसरे युद्ध में आप हार जाते हो। लेकिन जो चरित्र है, अगर चरित्र ही कमजोर हो गया, मतलब हूणों से लड़ने गया और अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दिया, अपने आगे देश का बलिदान कर दिया, तो वो जो चरित्र कमजोर हो जाएगा तो कथा वस्तु अपने आप ही कमजोर हो जाएगी। तो चरित्र जैसे एक चीज होता है ना, कि उद्देश्य को समझा, कथा वस्तु को समझा, फिर हम पात्र चरित्र को समझ रहे हैं, पहले हमने क्यों नहीं समझ गया? तो यहाँ पे बहुत सारे आधार हैं। एक चीज होती है टाइप कैरेक्टर, और एक चीज होती है कि कैरेक्टर को या चरित्र को आप उद्देश्य पूर्ति के लिए चला रहे हो। मतलब ये चीज मैंने पहले भी बताई थी। मतलब समझो, आप एक कहानी लिख रहे हो, ठीक है, या फिर आप एक नाटक लिख रहे हो। आपके नाटक का उद्देश्य है कि आप लास्ट में हारोगे और आपको दुख होने वाला है। लेकिन
जब आप हार रहे हो तो आपको कोई भी जरा सा बोल देगा तो उतने में आपके आंसू निकलने लग जाए। तो ये होता है कि उद्देश्य के लिए जो चरित्र है उसको और ज्यादा बांध लो। आप अगर उसको छोड़ोगे, चरित्र को छोड़ोगे, तो वो सहज रूप से वहां पे जाएगा। जैसे कैसे लगते हैं, समझो, महाभोज में पूछा जाता है कि जो मिस्टर सक्सेना है, मिस्टर सक्सेना का कैरेक्टर लगता नहीं है कि ये लपटती हुई अग्नि लीक से आगे बढ़ा है। ऐसा लगता है कि इसको एक चिंगारी दी गई है। तो चिंगारी देना मतलब कैरेक्टर का हाथ पकड़ के ले जाना कि तुम अब सुधार करोगे, तुम्हें चिंगारी। और दूसरा जाना अपने आप ही कि वो कैरेक्टर जिस स्थिति या जिस परिस्थिति में डूबा हुआ है वहां पे उसका निकल जाना ही या फिर वहां पे उसका आगे बढ़ जाना ही जरूरी है। तो वो चीज होती है कि आप कैरेक्टर कैसे बना रहे हो। जैसे ये चर्चाएं होती हैं कि जयशंकर प्रसाद की जो नायिका या फिर स्त्री चरित्र है, ये अन्य रचनाकारों या फिर अन्य जो लेखक होते हैं, रचनाकार, नाटककार, इनसे बहुत ज्यादा स्वतंत्र होती है। और स्वतंत्र होने का यही मतलब है कि जैसे मैं बोलूं अगर ना, शिवसेना जैसा कैरेक्टर या फिर जिया जैसा कैरेक्टर, तो वो कैरेक्टर ऐसे बन चुके। मैंने आपको बोला कि रोमियो और जूलियट केवल कैरेक्टर नहीं है, वो अपने आप में पूरी कहानी है। और अगर सोचो मैं गोदान वाला होरी की बात करूं, अगर मैं होरी बोल रहा हूं तो उसके इर्द गिर्द जितनी भी बातें हैं, सारी बातें आपके जहन में चलने लगेंगी। वो होता है टाइप कैरेक्टर, मतलब हाँ टिपिकली यही कैरेक्टर। लेकिन अगर मैं बोलूं माता दिन को आपने बांध के या फिर उंगली पकड़ा के आगे ले गया, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा मम्मनाथ कहते हैं, कुछ और लोग भी, कुछ विद्वान कहते हैं। जैसे माती का कैरेक्टर, तो उसकी भी बात होती है। अगर आप इसकी बात करो जयशंकर प्रसाद के नाटक गुप्त की, तो आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि वो देश प्रेम के लिए बलिदान नहीं करना चाहता था। उसका जो साफ साफ उद्देश्य था ना, पहली लाइन में ही समझ आ जाता है कि हाँ, अगर सामने इसका जीवन भी आ गया या फिर इसके सामने इसका प्रेम भी आ गया, तो ये बलिदान ही करने वाला है। सुनो, फिर से लाइन सुनो। स्कंदगुप्त टहलते हुए, अधिकार सुख कितना मारक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने को बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। उत्सवों में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं। ठहर कर, जो कुछ हो, हम तो साम्राज्य के एक सैनिक हैं। मतलब उसने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं एक साम्राज्य का सैनिक हूँ। मतलब अब जो लास्ट लाइन है, पेज नंबर आप हो तो स्कंदगुप्त का सबसे लास्ट 100, एक सेकेंड, मैंने वही डाउनलोड किया, लास्ट लाइन देखोगे तो वहां पे आप फिर नहीं महसूस होगा कि हाँ, अब जो नायक है, नायक का पहले ही माइंड से, जैसे समझो आपका माइंडसेट बना हुआ है कि मुझे अगर अपनी परीक्षा में अपने आप को बिल्कुल अ, जो झोंक देना हो तो मैं करूंगा। तो वो आपका पहले से ही है, फिर चाहे वहां पे कितनी समस्या आए, वो आपको नहीं लगेगा। चीज स्कंदगुप्त के साथ है। तो अगर आपसे भी ऐसी सवाल पूछता है कि ठीक है, देश प्रेम के लिए खुद को बलिदान कर देना स्कंदगुप्त नाटक की सबसे अच्छी बात है, पर क्या आपको कभी कभी नहीं लगता कि ये जयशंकर प्रसाद ने आबादी रचना होने के बावजूद भी, जहाँ पे बैकचिक बैक कितना इम्पोर्टेंट थी, वहां पे अपनी ऐतिहासिक पौराणिक चेतना को या फिर ऐतिहासिक पौराणिक विचारधारा को थोपा है? तो फिर आप कहोगे नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। और अगर थोपा भी है, उन्होंने नाटक में ऐसा महसूस होने नहीं दिया। तो ये सवाल जैसे भी बने, बस आप आधार क्लियर करके रखना। तो हम उद्देश्य समझ गए, कथा वस्तु समझ गए, पात्र चरित्र समझ गए, और साथ ही साथ हम बहुत सारे प्रश्नों को भी समझ रहे हैं। ठीक है, अब भाषा शैली में आओ, भाषा शैली में आओ। तो एक चीज तो क्लियर है, क्या क्लियर है? ऐतिहासिक कथा वस्तु होगी,
तो संस्कृतनिष्ठ भाषा का होना जरूरी है। तो ठीक है, हम समझ रहे हैं कि संस्कृतनिष्ठ भाषा है। दूसरा कि भाषा शैली में हालांकि जो कथन और संवाद है वो अलग होना चाहिए। मतलब कि कथन संवाद अलग है, भाषा शैली अलग है, लेकिन नाटक में जो बॉडी लैंग्वेज है और जो लैंग्वेज है दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप अगर नाटक के तत्वों के आधार पर बताना चाहो कि ये किस तरह से है, आपको कुछ अंक में, जैसे बहुत सारे अंक हैं इसमें, इस स्कंदगुप्त में, तो कुछ अंक में ऐसा लगेगा कि कथन संवाद है ही नहीं, बस जो बचती है लैंग्वेज बचती है, मतलब लैंग्वेज बची नहीं, केवल लैंग्वेज बची। तो ये आपको कहाँ पे मदद करेगा? आप रंगमंच को बनाने जाओगे, आप साफ लिखोगे कि रंगमंची दृष्टि से देखें तो ये हमारे जयशंकर जी की विचारधारा है कि रंगमंच को नाटकों के लिए बनना चाहिए, ना कि नाटकों को रंगमंच के लिए। उस हिसाब से देखें तो इन्होंने कहीं कहीं संवाद को इतना जटिल कर दिया है कि उसको समझना या फिर उसको दर्शकों के मनोभावों तक उतारना। नाटक का उद्देश्य तो यही होता है ना कि उसमें जो रस है नाटक में, चाहे हालांकि पहले जो हिंदी नाटक था उसमें केवल सुख का रस होता है, अब दुख के भी रस है। नाटक में जो रस है वो रस दर्शकों के भावों तक उतरे। तो कथन संवाद अगर आप कमजोर कर दो, जैसे समझो हम और आप बात कर रहे हैं या फिर चार लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोल तो मैं ही रहा हूँ, ज्यादा तो मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार आपके दिमाग पे सवाल कर रहा हूँ, आपके दिमाग को वहां तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे ही अगर कथन और संवाद कमजोर हुआ तो वो समझ वहीं पे गिर जाएगी, और वो भाषा शैली फिर कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी सुलझी हुई हो जाए, वो उस चीज को नहीं बेहतर बना पाएगी। और यही प्रभाव दिखता है। जयशंकर छायावाद के कवि हैं या फिर कवि हैं, रचनाकार हैं, है तो बिल्कुल सही, सूत्र शैली है, समझ भी आता है। मतलब कोई भी बात हो, जैसे पहली ही लाइन या फिर पहली लाइन बार बार नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त, आर्य आपकी वीरता की लेखमाला क्षिप्रा और सिंधु की लोल लहरियों में लिखी जाती है। शत्रु भी उस वीरता की सराहना करते हुए सुने जाते हैं, तब भी संदेह। यहाँ पे उन्होंने अल्प विराम दिया या फिर आश्चर्यचकित भाव दिया। पर्णदत्त बोलता है संदेह दो बातों से हैं महाराज। अब यहीं पे स्कंदगुप्त बोलते हैं वे कौन सी हैं? तो मतलब संवाद बेहतर चल रहा है, पहले अंक में शुरुआत में सही चल रहा है, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो यही जो बातें होंगी, जैसे ऊपर ही देख लो पर्णदत्त की बात, मेरी आज्ञा युवराज, आप सम्राट के प्रतिनिधि हैं, मैं तो आज्ञाकारी सेवक हूँ। इस वृद्ध के गरुड़ ध्वज लेकर आर्य चंद्रगुप्त की सेना का संचालन किया है। अब भी गुप्त साम्राज्य का नासेर सेना में उसी गरुड़ ध्वज की छाया में पवित्र छात्र धर्म का पालन करते हुए उसी के मान के लिए मन मिटू, ये देख रहे हो, मतलब बिल्कुल लपेटा हुआ है। और वहां पे ये जो मैं पढ़ रहा हूँ 6 लाइन का है, 6 पंक्तियों का है, और आगे जो मिलेगा 10-10 पंक्तियों के मिल सकते हैं। तो उस आधार भाषा शैली बेहतर है, संस्कृत निष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भी हैं। जयशंकर जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एक होता है अच्छा कवि, एक होता है बड़ा कवि। तो जयशंकर को थोड़ा थोड़ा ये भी दिखाना था कि मैं बड़ा रचनाकार। तो इस आधार पर हालांकि ऐसे विरोध नहीं करेंगे, आप शुक्ल जी का सहारा ले लेना और किसी का सहारा लेना, तो वहां से वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 4-5 चीजें हमने समझी। उद्देश्य, कथा न कथा वस्तु, पात्र चरित्र, भाषा शैली, कथन संवाद, और वहीं से थोड़ा हमने आधार समझा कि जो रंगमंचीयता है, तो रंगमंचीयता में संवाद भी अगर बेहतर हो तो वो जरूरी हो जाता है उस चीज का। रंगमंचीयता को ही पहले समझ लेते हैं। देश काल वातावरण तो आप समझ ही रहे हो कि ऐतिहासिक है, हूणों का आक्रमण होने वाला है, यहाँ की स्थिति है, बस इतनी सी बातें हैं। देश काल वातावरण इतना मायने नहीं रखता, बस वो साहित्य की रचना दृष्टि के आधार पर थोड़ा मायने रख जाता है। रंगमंचीयता को समझते हैं। पहले जो नाटक होते थे वो खुले मंच पर खेले जाते थे, मतलब जैसे रासलीला हो, रामलीला हो, या फिर और भी मुद्रा वगैरह नाटक, ये सारे ऐसे ऐसे हैं, संस्कृत के नाटक वगैरह। लेकिन फिर समझ आया मंच एक छत के नीचे अगर खेलो
तो ज्यादा दर्शक आ सकते हैं। या फिर छत के नीचे अगर खेलो तो थोड़ी व्यवस्था बन सकती है, या फिर जैसा भी उनका विचार होगा। तो उस रंगमंचिता में एक आधार तो ये होगा कि उसको खेला कैसे जाए। दूसरा आधार, अगर आप स्कंदगुप्त को देखोगे तो 160 पेज का नाटक है, मतलब स्क्रिप्ट समझो इसको आप, नाटक छोड़ो। 160 पेज की 160 है या फिर और ज्यादा है, रुको जरा। हाँ, लगभग 170 पेज का स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब 170 पेज के स्क्रिप्ट में 10-15 कैरेक्टर है, ठीक है, चलो ये भी समझ आता है कि इतने कैरेक्टर जुगाड़ कर लिए जाएंगे। लेकिन जब आप इसे खेलने जाओगे तो लगभग 6 घंटे आराम से लगने हैं। और 6 घंटे 1920 या फिर 1925 के समय में कोई बैठ के देखने या फिर बैठ के सुनने वाला नहीं। अभी जो वेब सीरीज वगैरह, अभी जो मूवियाँ वगैरह है, 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 40 ऐसे बनने लगी है। तो उस आधार पे ये चीज इतनी थोड़ी सी जटिल है कि आप इसको खेलोगे भी अगर बड़ी मुश्किल से, तो दर्शक कम ही मिलेगा। और दर्शक अगर कम मिलेगा तो चाहे आप उसमें प्रसादांत दिखाओ, चाहे केबल दुकान दिखाओ, क्या केबल सुखान दिखाओ, उस दृष्टि से थोड़ा कमजोर है। और क्यों कमजोर है? प्रसाद जी चाहते तो बना सकते थे अच्छा, लेकिन वो भाव को नहीं मारना चाहते थे, या फिर वो भाव को खत्म नहीं चाहते थे। और सही ही बात है कि अगर वो कुछ सीमितता लाते तो शायद जो भाव बताना चाहते थे कि देश के लिए तो मैं जीत गया, लेकिन अपने लिए मैं हार गया, व्यक्तिक चेतना वो साफ साफ दिख नहीं पाती। या फिर जो अंतिम उद्देश्य है, समरसतावाद, आनंदवाद, तो वो हमें साफ समझ नहीं आ पाता। तो ये स्थितियां बनती हैं प्रसाद के नाटक में तत्वों के आधार पर। कोई डाउट? सर अगर ऐसे कभी कभी सर जितना सर देखे तो क्या पात्र है, लेकिन अंदर सर जितने आगे जा रहे हैं जैसे तृतीय चौथे चरण में, तो उसमें सर पात्र की बर्मिकता और बढ़ रही है, छोटे छोटे पात्रों की, जैसे विजया हो गया। ठीक है। और ऐसा क्यों सर कि कहीं कहीं इसमें मेन पात्र को दिया है कि जो टॉपिक पे दिया है पात्र, तो ये मेन पात्र है सर, कह सकते हैं। क्या बोला, मैं सुन नहीं रहा था, बताइए जरा फिर से। सर अंदर जाने पर सर पात्र कुछ अलग और ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखो, अंदर जाने पर पात्र ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो चरित्र हैं 3-4 ही हैं, ज्यादा चरित्र नहीं है। एक तो स्कंदगुप्त अपना है, एक, अगर खराब पात्र विजया को मानो तो विजया एक पात्र है जिसके लक्षण या फिर जिसके चरित्र, जैसे जो है विजया जो है अ, कुबेर की पुत्री, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता है। तो उस आधार पर देखो तो एक कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है। कॉन्ट्रास्ट को आप समझो कि जैसे हमने विरोधाभास कविता में समझा था ना, तो वही नाटकों, उपन्यासों या फिर कहानियों में कंट्रास्ट हो जाता है कि चीज तो है कि आध्यात्मिक प्रेम की उच्चता दिखाने के लिए आप एक निम्न स्तर का प्रेम सामने ले आते हो, तो वो चीज हमें समझ आती है कि विजया कैरेक्टर या फिर स्कंदगुप्त या फिर जो देवसेना है, तो 3 कैरेक्टर प्रमुख है। बाकी आप किसी सेनापति को मेन मान लो तो वो भी मान सकते हो। बाकी इतना सवाल यूपीएससी खुद ही नहीं आपसे पूछेगा। तो ये चीजें हैं, तो कैरेक्टर से मैटर नहीं है, हमें थोड़ा अब क्वेश्चन से मैटर है कि यूपीएससी प्रश्न क्या करता है। ठीक है, तो एक सेकंड प्रश्न बताता हूं मैं। देखो, प्रश्न ले चलते हैं, जहां पे जिस भी प्रश्न पे आपको दिक्कत होगी बताना, ठीक है। स्कंदगुप्त, पहला प्रश्न है, स्कंदगुप्त राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय चेतना पर, स्कंदगुप्त के राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय चेतना पर विचार करें। क्या यह नाटक स्वाधीनता संग्राम के संदर्भों से जुड़ पाता है? तो साफ साफ चीज है। एक चीज हमें दिखती है कि स्वाधीनता संग्राम में जो एक चीज कम थी या फिर एक चीज नहीं मिल रही थी, क्या नहीं मिल रही थी? कि अपना बलिदान कर देना या फिर अपना त्याग कर देना। तो ये बातें वास्तव में आधार नहीं ले पा रही थी, पर वो बातें आधार में थी। आप अगर पटेल जी का देखो तो पटेल जी ऐसे उदाहरण है। आप अगर भगत सिंह देखो या फिर आप बहुत से ऐसे उदाहरण देखो जहाँ पे सिर्फ एक स्त्री के लिए प्रेम नहीं, अपने परिवार को त्याग के वहां पे आना पड़ेगा।
अपने आप को त्याग के वहां पे आना पड़ेगा। देश के लिए अपने छोटे से परिवार को या अपने प्रिय परिवार को त्यागना पड़ेगा। तो हाँ, उन अर्थों में अगर देखो तो ये जो राष्ट्रीय भावना है, राष्ट्रीय चेतना है, इससे क्लियर या फिर कहें पूर्ण स्पष्टता से जुड़ पा रही थी। हाँ, कुछ स्थितियाँ हैं जहाँ पे थोड़ा अधिक हो जाता है या फिर थोड़ा कम रह जाता है, तो आप जो नाटक है उसको पढ़ के ही बताओ। लेकिन अगर मैं पूछूँ, आप सोच के देखो कि एक इंसान अपने आप को बलिदान कर दे रहा है देश के लिए, तो क्या मैं अब इसमें सवाल उठाना वाजिब होगा कि स्वाधीनता संग्राम से जुड़ पाता है या नहीं जुड़ पाता है? तो बताओ ज़रा। सर स्वाधीनता संग्राम के आधार पर सर देखे तो जुड़ पाएगा। जुड़ पाएगा। क्योंकि पहली ही लाइन है कि मैं सिर्फ क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं इस साम्राज्य का एक सैनिक हूँ, और साम्राज्य का सैनिक बोलना मतलब देश का सैनिक हूँ। तो आप जैसे भी अच्छा उत्तर बनाओ उस तरह से बना देना कि हाँ, ऐसी बातें सर, हैं। दूसरा क्या पूछ सर रहा है? क्योंकि इसमें हाँ, बताओ। सर क्योंकि इसमें दिखाई दे रहा है कि प्रेम को ज्यादा ना देकर राष्ट्रीयता को, भावना को ज्यादा दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। अब दूसरा सवाल यूपीएससी पूछ रहा कि स्कंदगुप्त में व्यक्त दर्शन का स्वरूप स्पष्ट करें। तो व्यक्त दर्शन, दो दर्शन मैंने आपको बताया साफ साफ कि एक तो आनंदवाद लास्ट में जो है, और दूसरा समतावाद। इसके अलावा भी आप देखो जयशंकर के नाटक में मूलतः क्या रहता है? प्रतिविज्ञा दर्शन रहता है, जहाँ पे अपने आप को, जो आप खोए थे उसको प्राप्त करना। यहाँ पे भले नहीं प्राप्त करते। समरसतावाद है, जहाँ पे आप उस चीज को कैसे मिलाओगे, दो स्थितियों को कैसे जोड़ोगे। आनंदवाद, अंतिम उद्देश्य मनुष्य का क्या होना चाहिए। जैसे वो लास्ट में दिखेगा ना, अंत में लाइन है कि जो देवसेना है स्कंदगुप्त के हाथ पर सर रख के अचेत हो जाती है या फिर सर रख देती है, ऐसी लाइन मिलती है। मतलब समझ आता है कि आप जिस चीज के लिए भाग रहे हैं, तो वो चीज सिर्फ इतने मात्र में ही पूरी हो जाती है। तो वो हमें समझ आता है कि हाँ, ये दर्शन तो है। और इनके बहुत सारे दर्शन है, क्योंकि ये छायावाद के कवि हैं, और छायावाद का जो कवि होता है वो अच्छा कवि तो होता ही है, साथ साथ बड़ा कवि या बड़ा रचनाकार होता है। इस स्थिति पे कह सकते हैं कि दर्शन जयशंकर प्रसाद का एक तो सबसे बड़ा दर्शन यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कि राष्ट्र बचा रहे, चाहे मैं बचूं या फिर ना बचूं। तो वो आप बता ले जाओगे जब आप पढ़ोगे अच्छे से, उसको एक दो बार आंसर लिखोगे, थोड़ा सा देखोगे कि विचारधारा क्या है, इनका दर्शन क्या है। तो वो आप आसानी से, यहाँ पे कुछ उपयोगितावादी दर्शन भी है। उपयोगितावादी दर्शन का मतलब होता है, जैसे एक होता है मानववादी और दूसरा होता है उपयोगितावादी। मानववाद में मनुष्य सबसे केंद्र में रहता है, मतलब कि छायावादी है, व्यक्ति चेतना हावी ही होनी चाहिए। लेकिन उपयोगितावादी में एक के हित के लिए नहीं जाते, बहुत के हित के लिए जाते हैं। वही उपयोगितावादी बदल के चली आती है सांस्कृतिक राष्ट्रवादी धारणा में। प्रसाद के नाटकों का मूल दर्शन माना जाता है। तो आप बता सकते हो, कैसे भी बताओ, वो आपका तरीका होगा। मैं ज्यादा अब इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि हमने 50 दिन यही बातें की हैं, और उन्हीं बातों को आप चाहे आनंदवाद से जोड़ो, चाहे आप जैसे भी जोड़ो, जब लिखोगे तो मैं बताऊंगा आप यहाँ पे चूक गए, आप इसके करीब नहीं पहुंच पा रहे हो। तो ये चीजें दर्शन में है। तो क्लियर है? कुछ ज्यादा बात करनी है या नहीं करनी, बताओ। हमने सारे दर्शन तो समझे ही हैं कि कौन सा दर्शन होता है। तो अब आप ढूंढो कौन सा दर्शन है, उसके बारे में समझ सकते हो तो बस बता दो कि यही बात है। आगे बढ़े। जी सर। ठीक है। अब अगला सवाल है, स्कंदगुप्त के आधार पर प्रसाद की सांस्कृतिक दृष्टि। तो सांस्कृतिक दृष्टि इनकी कहाँ पे पहुंच जाती है? सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना पर पहुंच जाती है।
तो राष्ट्रीय हित में जितने भी प्रसाद से या फिर स्कंदगुप्त से सवाल आएंगे वो इम्पोर्टेंट है। अभी भी यूपीएससी वैसे ही पूछता है। थोड़ा हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं कि एक टाइप हम समझते हैं, हाँ दर्शन पूछेगा, सांस्कृतिक चेतना पूछेगा, राष्ट्रीय भावना पूछेगा, वही चलता रहेगा, स्वाधीनता संग्राम क्या क्या। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ो आप, स्कंदगुप्त के कीरस, अंगिरस समझते हो, जो मुख्य रचो नाटक है। नाटक एक तरह से शब्द का दृश्य काव्य ही है। वो एक समय के बाद ज्यादा गद्य में बदल गया, इसलिए अब उसमें रस मूलतः शून्य हो जाते हैं या फिर उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। पहले जो रचनाएं थी उनमें समझ आता था तो क्या है। तो स्कंदगुप्त के अंगिरस से जुड़े विवादों पर चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि आपकी राय में उसमें कौन सा अंगी रस है। तो आपकी राय में कौन सा अंगी रस है, बताओ जरा। रस समझते हो ना क्या क्या होते हैं। ये अच्छा से सर रस नहीं समझता हूँ। देखो, रस मूलतः नाटक या कहानी में तीन मेन होते हैं: वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस। तो अब आप बताओ कि कौन सा रस होगा। अंगी बताओ रस की मैं बात करता हूँ कि देखो, समझो, थोड़ा सा और समझो। जब सर। आप सर तो इस नाटकों की बात करते हैं, तो जब आप नाटकों की बात करते हैं, महाकाव्यों की बात करते हैं, प्रबंध काव्यों की बात करते हैं, तो वहां पे कोई एक विशेष अंगी रस होता है। अंगी रस का मतलब प्रधान रस। उसकी क्या कसौटियां होती हैं कि बहुव्याप्ति हो। जैसे आदिकाल को आचार्य शुक्ल जी ने वीर गाथा काल इसीलिए कह दिया क्योंकि वहां पे जो अंगी रस था वो वीर रस अंगी था। इसलिए सोचो, एक काल का नाम एक रस के आधार पर पड़ जाना यही बात बताती है कि हाँ, इसकी महत्व अति आवश्यक है कि रस से ही समझ आ जाता है। जैसे मैं बोलूं प्रसाद का जो नाटक है, इस मतलब समझो, जैसे मैं बोलूं प्रसाद का नाटक जो है वीर रस, तो मैंने नहीं पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा है, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट लो, मैंने नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं बोल दूं अंगी रस वीर रस है, तो समझ आ जाएगा कि वहां पे जो चीज होगी वीरता ही होने वाली है। वहां पे जो चीज होगी या तो युद्ध होगा या फिर बलिदान होगा, पर झुका नहीं जाएगा या फिर पीठ पीछे नहीं की जाएगी। तो वो चीज ये तो होती कि वो किस इस, हाँ ये तो सर सामने दिखाई दे रही है कि वो बताओ। सेना है, तो सीधे पता चला है कि वो राष्ट्रीय हित की भावना दिखाई दे रही थी। इससे सीधे पता चला कि वीर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वीर रस दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि वो युद्ध तो जीत गया परंतु अपने आप को हार गया। जब अपने आप को हार गया मतलब शोक भी होगा। तो यहाँ पे शांत रस है कि नहीं है, मतलब आप सोच के देखो कि शुरू से ही उसकी जो बातें हैं, उसकी बातें सिर्फ युद्ध को जीतने की नहीं थी, अपने आप को भी जीत। भले वो दिलासा दिलाए कि हम सिर्फ एक साम्राज्य के सैनिक हैं, भले वो कहता रहे, लेकिन एटलीस्ट आप थोड़ा सा देख सकते हो कि जो शांत रस है वो भी प्रमुखता रखता है। अंत में अगर विजय की खुशी नहीं मनाई जा रही है, बल्कि जो अलग होने का या फिर विलाप का दुख मनाया जा रहा है, तो अंत ही तो समझाता है कि क्या चीज हो सकती है। वो भी समझ गए। दूसरी चीज, बड़ी स्थितियों का आधार देश प्रेम और स्व से प्रेम या फिर अपनी प्रेमिका से प्रेम, दो स्तर पर है, सेम चीज है। वो प्रेम भाव, सौंदर्य भाव, तो ये श्रृंगार ही दिखाता है। अब वो उसमें चाहे वियोग मिले या फिर संयोग मिले, देश के साथ संयोग मिल गया और जो अपनी नायिका है उसके साथ वियोग मिल गया, तो श्रृंगार रस भी प्रधान होता है। तो जब रसों की बात आती, यूपीएससी क्यों पूछ रहा है, उसको मजा आता है कि आप कितने कितने पार्ट में हटोगे। इनसे तो समरसतावाद दिखाना आ गया, क्या आपसे सामंजस्य बैठाना आया या नहीं आया। फिर आपको बताना पड़ेगा कि इन स्तर पर देखे तो ये है, ऐसे स्तर पर देखे तो ये है, बहुत ज्यादा गहराई से देखें तो जो शांत रस है वो ज्यादा प्रमुखता दिखता है। इसलिए हम प्रसन्न के नाटकों को सुखांत अगर मानते मतलब श्रृंगार रस है, दुखांत मानते मतलब शांत रस है। वीरता के लक्षण हैं जरूर, परंतु जो नायक की मूल प्रवृत्ति है
वो वीर तो है, पर वो अंदर से ही कायर भी है। उस तरह से वो समझते, तब जाके ये सुखांत दुखांत कैसे नहीं हो गया। इसको प्रसाद को बनाना पड़ा। जयशंकर जी इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और ये हिंदी की एक नई उपलब्धि या फिर नई चीज है। प्रसादांत नाटक लिखना शुरू हुआ या फिर लिखे जाना। और ये डायरेक्ट जैसे मोहन राकेश दुखांत नाटक लिखने लगते हैं या फिर समस्या नाटक लिखते हैं, तो वो नाटक वहीं से पृष्ठभूमि बनता है जो प्रसाद पृष्ठभूमियां करते हैं। तो ये प्रसाद का नाटक है जहाँ पे परिणित और व्याप्ति के स्तर पर समझ आता है कि हाँ, ये दोनों चीजें पर्याप्त मात्रा में ऐसी हैं कि हम इसको कि रसों में रस, प्रसाद रस। तो ये चीज हमें समझ आती है। बताओ अगर कहीं आप असंतुष्ट हो जरा भी। एक सेकंड, क्वेश्चन तक सर बताता हूँ थोड़ा। एक सेकंड। देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब तक आप क्वेश्चन देखते रहो। अब अगली बात कि स्कंदगुप्त ना सुखांत नाटक है ना दुखांत नाटक है, यह एक प्रसादांत नाटक है। इसको आप सरल लैंग्वेज में समझो। स्कंदगुप्त ना श्रृंगार रस का काव्य है, स्कंदगुप्त ना शांत रस का अंगिरस है, बल्कि स्कंदगुप्त प्रशांत रस या फिर प्रसादांत नाटक है। तो वही बात जो हमने अभी पीछे बात की, तो उस बात का जो अगला स्टेप आता है, यूपीएससी वही है कि मेहनत नहीं करना चाहता, उसको जितनी चीजें पता है वो वहीं से क्वेश्चन बना देता है, और पीवाईक्यू से क्वेश्चन जुड़े होते हैं। ये पहले आया था, इसके बाद सुखान दुखांत पूछ लिया। तो क्लियर है यूपीएससी का नजरिया। आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, वो आपकी समस्या है। ये एक थोड़ा और अच्छा सवाल, इसको हम कहानियों में भी ले चलेंगे, उपन्यासों में भी ले चलेंगे। कहानियों में कम ले चलेंगे और अ, उपन्यासों में ज्यादा। जैसे नामकरण के आधार पर बताओ कि दिव्या नाम अच्छा है नहीं। नामकरण के आधार पर बताओ गोदान नाम अच्छा है या नहीं। नामकरण के आधार पर बताओ महाभोज अच्छा नाम है या नहीं, या फिर मैला आंचल। तो ये हमने सुना है, बहुत बार सुना है। तो यहीं से थोड़ा आधार बना लेते हैं। सिर्फ स्कंदगुप्त नहीं समझेंगे, हम नामकरण को समझते हैं कि नामकरण की क्या कसौटियां होनी चाहिए। ठीक है, पहले आप बताओ कि जैसे मान लो आपका नाम रखा गया, के लिए क्या कसौटी रही होगी। पहले सर ऐतिहासिक आधार देखेंगे, वातावरण आधार देखेंगे सर, हम्म। हाँ। और सांस्कृतिक आधार भी देख सकते हैं, और सामाजिक राजनीतिक आर्थिक मेन और मेन सर ये देख सकते हैं। और और ठीक रस के है आधार पर थोड़ा आप, कौन सी। ठीक है, रस का मतलब बोलना चाहते हो उद्देश्य। हाँ सर, काव्य प्रमुख वही सर उद्देश्य। देखो अब थोड़ा हम इसको कसौटियों में तौलते हैं कि एक रचना, नाटक भी नहीं, एक रचना का अच्छा नाम क्या हो सकता है। जैसे अक्सर बोला जाता है, पहली सबसे पहला लक्ष्य, नाम पढ़ते ही पूरा भाव समझ आ जाए। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरी रचना का नाम है त्रासदी, नाम पढ़ते ही समझ आ गया कि त्रासदी भरी कहानी होगी। अब जब नाम पढ़ा, मतलब समझ आया, लेकिन मतलब का मतलब नहीं समझ आया कि उसके भीतर कथा बस क्या होगी। तो दूसरी चीज होती है कि नाम पढ़ते ही रोचकता उत्पन्न हो जाए। रोचकता मतलब कि जैसे एक बात आपने सुनी हो, व्हाट्स द नेम, नाम में क्या रखा है। दूसरी बात आपने सुनी होगी, ए बुक कैन नेवर जज बाई हिज कवर, मतलब उसके कवर से कोई किताब नहीं जज करनी चाहिए। लेकिन अगर हम बुक को उसके कवर से जज नहीं करेंगे, तो वास्तव में वो किताब आप शायद खोलो भी ना। जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मनुष्य, जैसे मैं बोल रहा हूँ स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त एक बड़ा नाम है। बड़ा नाम मतलब उसके नाम को हम पहले से जानते हैं, और अगर वो नाम हम पहले से जानते हैं, तो एक तो हमें लग सकता है कि थोड़ा सा कमजोर नाम है इस स्तर पर,
मान लो मैं साहित्य बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, ठीक है? लेकिन इतिहास में मेरी रुचि ही नहीं है। तो इतिहास में रुचि नहीं है तो 2 आधार बन सकते हैं। एक कि स्कंदगुप्त से मैं दूर भागने लगूँ, क्या इतिहास होगा, क्या पढ़ूँ? और दूसरा थोड़ा कोलाहल बढ़े कि यार इतिहास को साहित्य में कैसे लिखा जाता है। और एक मैंने परिभाषा पढ़ रखी है कि साहित्य या फिर जो इतिहास है, अगर वास्तव में इतिहास हो गया, वो मतलब साहित्य का जो इतिहास है, वास्तव में इतिहास हो गया, तो वो साहित्य हो ही नहीं पाएगा। मतलब जो इतिहास लिखा गया है उसको कल्पना के सहारा दे के लिखा जाता है। मैंने एकाध रचना जैसे दिव्या पढ़ रखा है, तो दिव्या में समझ आया ऐतिहासिक तो है, पर जो उसका आधार है वो बेहतर है। तो शायद उस कारण मैं स्कंदगुप्त भी पढ़ना शुरू करूं, और पढ़ना शुरू करने के बाद ही अच्छा लगने लगे। तो नाट जो नाम है, नाम में प्रासंगिकता बहुत ज्यादा हो जाती है। किसी का अगर विशेष नाम है या फिर नाम कोलाहल पैदा करे, आ, पूरा भाव समझा दे, कहानी का अर्थ समझा दे, तो वो चीज इम्पोर्टेंट हो जाएगी। छोटे बड़े आधार होते हैं जो तुलना की दृष्टि से मतलब कि आप अगर 4-5 नामों को लेते हो, जयशंकर की एक कहानी है, कहानी नहीं, एक कविता, अभी उपन्यास पढ़ रहे थे, उपन्यास नहीं महाकाव्य पढ़ रहे थे जयशंकर का, रहस्यवादी महाकाव्य कामायनी। कामायनी का पहले जो नाम था श्रद्धा नाम था, फिर बाद में उसको उन्होंने कामायनी क्यों रखा? श्रद्धा भी नाम रख सकते थे। तो शायद उन्हें समझ आया कि अगर मैं श्रद्धा नाम रख दूंगा तो मेरा उद्देश्य है क्या चीज, कि आनंदवाद की प्राप्ति करना। लेकिन आनंदवाद की प्राप्ति हो तो जरूर जाएगी, पर शायद मैं एक तरफा, हालांकि जो काम धन आईनी वो भी मैंने समझा रखा है, भी मतलब श्रद्धा ही है। काम धनायनी, काम को आश्रय देने वाली। और अगर मैं श्रद्धा बोलता तो उसका जो क्लियर या फिर स्पष्ट मतलब है, उसका मतलब है लगाव। जहां पे आप लगाव करते हो मतलब अपने काम को रखते हो, दोनों का मतलब समान है। लेकिन अर्थ में बदल गया। आप अगर श्रद्धा देखते तो लगता कि श्रद्धा एक कैरेक्टर है। अब आप कामायनी पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है कि वो सिर्फ कैरेक्टर नहीं है, वो बहुत ज्यादा चीज है। और वहां पे जयशंकर का उद्देश्य था मुझे सिर्फ श्रद्धा नहीं समझाना है, मुझे ये भी समझाना है कि जो आनंदवाद है, आनंदवाद ऐसे नहीं होगा। आपको अपने कामों को आश्रय देना पड़ेगा, कहीं पे उसको ठहराना पड़ेगा। तो ये उद्देश्य की पूर्ति एक कैरेक्टर नहीं कर पाता, वो उद्देश्य की पूर्ति स्तुति कर पाती। लेकिन स्कंदगुप्त में आप जैसे समझ रहे हो, तो स्कंदगुप्त नाटक आप कह दो कि वहां पे अगर ये बात बोल रहे थे तो यहाँ पे भी ये बात लागू करो। नहीं, हर बात लागू नहीं होती। और जयशंकर के जितने भी नाटक हैं, कहानी है, रचना है, उपन्यास है, वो कैरेक्टर के नाम पर ही आने लगते हैं। जैसे गुंडा हो गया, आकाशदीप तो नहीं, जैसे ग्रेगिन हो गया, तो ग्रेगिन पूरी घटना ही है एक तरह से। तो रोज ग्रेगिन एक ही नाम है। या फिर जो तितली है, आंसू, लहर, कामायनी तो चलो छोड़ो, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, तो सारे नाम पर ही आते हैं। ऐसा क्यों? तो एक तो हम समझ रहे हैं कि ऐतिहासिक आधार है, वो नाम इतना विशेष महत्व रखता है कि उसको पढ़ के ही समझ जाते हैं कि हाँ, नाम का आधार सिर्फ नाम के लिए नहीं है, बल्कि वो जो स्थित समझाने के लिए। क्या स्थित? कि स्कंदगुप्त को माना जाता है कि स्कंदगुप्त एक ऐसा सम्राट है जिसके शरीर पर या फिर जिसके आ, आ, भुजाओं पे या फिर जहां भी समझो, उनके इतने घाव हैं कि वो वीरता का प्रतीक है। लेकिन वो बाहर की तलवार तो सह पा रहा है, बाहर का चोट, तीरों का चोट, भालों का चोट या फिर युद्ध आक्रमण तो सह पा रहा है। लेकिन दिखाने का वास्तविक मतलब था स्कंदगुप्त जैसा महान भी, जो भीतरी चोट है, मनोभाव की दशा है, या फिर मन से हारना है, वो नहीं सह पा रहा। तो ये उद्देश्य भी समझ आता है कि स्कंदगुप्त नाटक का जो नाम लिया गया, ये नाम का आधार सिर्फ छोटी सी घटना नहीं है कि मुझे पसंद है मैं ऐसा ही करता हूँ इसके लिए लिया मैं, ऐसा नहीं है। वो
बहुत सारे आधारों को जोड़ के रखता है। और जब बहुत सारे आधारों को एक इंसान का नाम ही चलो कैरेक्टर। अब अगर स्कंदगुप्त आप पढ़ने के बाद स्कंदगुप्त की किताब देखोगे तो सिर्फ स्कंदगुप्त जो राजा है वो नहीं दिखेगा, आपको स्कंदगुप्त पूरी रचना दिख जाएगी, जो बाहर से मजबूत पर भीतर से हारा हुआ। बाहर से सुखान लेकिन अंदर से दुखान, मतलब प्रसादान। तो सारी चीजें जब एक चीज क्लियर कर देती है, भले उसका भाव आप पढ़ने के बाद समझो, पर देखते ही अगर समझ गए तो समझ आता है कि हाँ कैसी बात है। आपको बस इतना पता है प्रसादांत नाटक लिखते हैं सुख और दुख, तो तुरंत कौतूहल मन में आएगा कि यार स्कंदगुप्त को दुख कैसा, राजा है, विलासिता है, युद्ध जीत रहा है, सैनिक उसके साथ हैं, सब कुछ, उसको दुख कैसा। पर फिर समझ आता है कि हाँ कुछ तो है, कौतूहल बना, कौतूहल बना, तो मतलब स्कंदगुप्त जो नाम है अच्छा नाम है। बाकी आप सेना मेन कैरेक्टर है, देवसेना भी नाम रख सकते हो, लेकिन ऐतिहासिक पौराणिक घटनाएं आती हैं। हालांकि बाद में ऐसा किया भी, ध्रुव स्वामिनी नाम उन्होंने रखा, शायद वही स्त्री या फिर कुछ और स्त्री नायिकाओं के नाम पर उन्होंने का नाम बाद में उन्होंने रखा। लेकिन बात में जब वो रचनाएं लिख रहे थे तो उसका उद्देश्य शायद इसी से पूरा हो पाता, सिर्फ मेरे आधार पर या फिर बहुत सारे जो समीक्षक हैं, विद्वान हैं, उनके आधार पर गुप्त जो नाम है नाटक का वेल डिफाइंड है और परफेक्ट है। तो ये चीज हमें समझ आती है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है या फिर ऐसा जा सकता है। कोई सवाल? एक सवाल सर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर कि गुप्तकालीन प्रामाणिक इतिहास का अनुलेखन और कल्पना धारित वस्तु संयोजन स्कंदगुप्त में परिलक्षित होते हैं। इस कथन की संप्रमाण पुष्टि कीजिए सर। क्वेश्चन मारे सर। भेजो जरा क्या। हाँ भेजिए जरा। सर भेज नहीं पाऊंगा क्योंकि वहां पर अपडेट मांग रहा है तो नहीं भेज होगा, क्योंकि वो काटूंगा तो पूरा कट हाँ जाएगा फिर सर, से पढ़, नहीं हो फिर से पाएगा। पढ़ो थोड़ा, फिर से पढ़िए, थोड़ा ओके ओके। स्पष्ट पढ़िए। गुप्तकालीन प्रामाणिक इतिहास का अनुलेखन एवं कल्पनाधारित वस्तु संयोजन स्कंदगुप्त में परिलक्षित होते हैं। इस कथन की संप्रमाण संपुष्टि कीजिए। हाँ देखो, ये घुमा फिरा के आपसे जो भी पूछा गया इसका मतलब ये है कि प्रसाद में या फिर स्कंदगुप्त नाटक में इतिहास और कल्पना का समन्वय स्कंदगुप्त की कथा वस्तु है। इसको सप्रमाण के साथ, मतलब प्रमाण के साथ बताओ। ऐतिहासिक कथा मतलब हूणों का आक्रमण, युद्ध होना, देश के स्वाभिमान के लिए लड़ना, और ये सारी चीजें समझ। लेकिन दूसरा कल्पना के आधार पर, तो कल्पना यहाँ पे वो जो ऐतिहासिक स्थिति थी उसको तत्कालीन या फिर समकालीन स्थिति से जोड़ा गया, नवजागरण से जोड़ा गया, राष्ट्रीय भावना से जोड़ा गया। और दूसरी चीज कि कहते युद्ध को युद्ध से जोड़ दिया गया, तो किस तरह का कल्पना, ये तो वही चीज हो गई। और दूसरे स्तर पर आप जब देखते हो कि एक नायक है जो प्रेम के कारण कमजोर पड़ा हुआ है, या फिर उसका जो बाहर है वो मजबूत है लेकिन जो भीतर का है वो कमजोर है, तो समझ आता है कि कल्पना के आधार पर ये दिखाना जो हमने पहला ही बात की थी कि क्या यह स्वाधीनता संग्राम के संदर्भों से जुड़ पाता है, तो मतलब क्या यह इतिहास के संदर्भों से जुड़ पाता, मतलब आप पहले सवाल में ही इसको कल्पना बोल दे रहे हो। तो वो बात मेरे पास तर्क के आधार पर बहुत सारी स्थितियां हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, उसमें मैं दिखा सकता हूँ कि हाँ ऐतिहासिक दृष्टि से देखो तो ठीक है। इसका एक ऐतिहासिक कथा वस्तु का आधार प्रसाद युग के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता रही है, पहली बात। और छायावाद में अगर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना दिखाना है तो अतीत के लक्षणों को दिखाना उनका पहला दायित्व बन जाता था कि वहीं से हम प्रेरणा लेंगे। लेकिन जयशंकर प्रसाद एक स्वच्छंदतावादी रचनाकार थे, और स्वच्छंदतावादी रचनाकार होने पर उनको एक अथॉरिटी मिलती है कि वो कल्पना का। और देखो जैसे एक चीज और है
अभी मैंने क्लियर किया था कि अगर किसी ऐतिहासिक रचना में इतिहास इतिहास ही हो जाएगा तो वास्तव में वो साहित्य हो ही नहीं पाएगी। उसमें किसी भी रचना में पहले तो जो कल्पना होनी चाहिए कि किसी तरह से आप कुछ तो कल्पना करो, और वो बिल्कुल सत्य है, सही बात है। लेकिन कल्पना होगी, चाहे आगे का दिखाना हो या फिर चाहे पीछे का पूर्व दीप्ति दिखाना हो या फिर चाहे अग्रभाग दिखाना, वो एक तरह से कल्पना होगा। और उसमें आप ज्ञान के सहारे, भाव के सहारे, शिल्प के सहारे और पुराने कथा वस्तु के सहारे आप चाहे कल्पना बनाओ, चाहे उन दोनों का समन्वय, और फिर स्कंदगुप्त की कथा बताओ। इसके लिए हमारे पास देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ एग्जाम्पल, तो बहुत सारी चीजें हमारे पास है। तो इसको आप ज्यादा आधार देखो, लैंग्वेज को कठिन कर दे यूपीएससी वो उसकी आधार, लेकिन लैंग्वेज को सरल हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास, या फिर ये हमारा काम है। तो ये चीज हम समझते हैं। सवाल। नहीं, सब सवाल सर बन जाएगा, क्योंकि सर यहाँ पर ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक वहाँ पर दिखाई दे रहा है गुप्त का सर, और राजनीतिक जो लड़ाई लड़ रही है ऐतिहासिक आधार पर वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पर दिखा सकते हैं कि राष्ट्रीय चेतना के आधार पर दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पर सर थोड़ा दिखा सकते हैं कि जो क्या कहते हैं महिलाओं को जो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा छूट दिया जा रहा है, ये भी बता सकते हैं सर इसमें, ऐतिहासिक आधार पर हाँ, देखा है तो। आपसे पूछेगा कि स्कंदगुप्त की जो नायिका है, तो ये चारित्रिक आधार पर स्कंदगुप्त की या फिर कहें कि प्रसाद युग की ही एक उपलब्धि की तरह है। तो फिर आप उसको बताओ। हाँ, ऐसा पहले कभी नहीं मिलता था, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। अभी एक कविता पढ़ रहे थे ना, हरिजन गाथा, वही चीज है कि ऐसा पहले कभी नहीं होता था। प्रसाद के अगर नाटकों में मिला है या फिर प्रसाद की कहानी, प्रसाद को उपन्यास में मिला है, तो ये एक अच्छी चीज है। नायिका का 62 सज्जा नायिका, जो एक चीज हमने पढ़ा था कि नाटक में 62 सज्जा नायिका होनी चाहिए, तो उस 62 सज्जा नायिका से एक बेहतर नायिका बना के प्रसाद ने नाटकों में उतारा है। और अगर आप कहते हो कि नाटक में रंगमंची आधार पे अच्छा नहीं होगा, तो आप इस नायिका को देखो, बिल्कुल स्वच्छंद है या फिर नई युग की नायिका दिखते हुए समझ आती। ये चीज हम स्कंदगुप्त जब पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है। एक सवाल और इस पे थोड़ा काम कर लेना, पेपर 1 से जोड़ के पूछ लेता है, मतलब पूछता तो पेपर 2 में है पर जोड़ के, जैसे स्कंदगुप्त का नाम नहीं लेगा, कहे प्रसाद युग के नाटक या फिर जयशंकर प्रसाद के नाटक में नायिका चरित्र उदात्त नायिका का चरित्र, उदात्त मतलब महान नायिका का चरित्र। अब अगर आप केवल स्कंदगुप्त में विजया को बताओगे या फिर जो देवसेना है उसको बताओगे, और कुछ कैरेक्टर और हैं, कुछ नहीं, शायद बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो उनको लेके बताओगे तो आप अधूरे रह जाओगे। आपको ध्रुव स्वामिनी बताना पड़ेगा, चंद्रगुप्त की नायिका का बताना पड़ेगा, और भी जितने उनके नाटक हैं उनकी बातें आपको करना पड़ेगा कि हाँ, प्रसाद के जो नाटक है वहां पे हमें समझ आता है कि अ, ये स्थिति या फिर ये परिस्थितियां बनकर उभर कर सामने आती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं। ठीक है। हाँ सर, और एक सर प्रश्न होता है कि सर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जैसे अनंत देवी है सर, देवकी है सर, तो इनके आधार पर सर लिखना पड़ेगा कि देख अपने से बनाकर लिखना पड़ेगा कि चरित्र जो पात्र है, पात्र को सर यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, मेन में जो पात्र है या चरित्र मान सकते हैं। ठीक। तो सारी बातें हैं, और इन बातों का सिर्फ यही आधार है कि बस आप प्रश्न को लो, टेक्स्ट को लो, आधार बनाओ, जितने हमने पीछे चीजें सीखी। आज हम जो बात कर रहे हैं कि छायावाद हो या फिर जयशंकर प्रसाद युग हो, सब हमने बातें की हुई हैं, और वही पुराने आधार से ही नया आधार जुड़ रहा है। तो जब पुराने से ही नया जुड़ रहा है तो हमको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ टेक्स्ट पढ़ो और टेक्स्ट के बाद उत्तर देने की कोशिश करो। हाँ, हो सकता है उत्तर अभी आधा अधूरा कमजोर हो, पर थोड़ा करने के बाद वो आसान हो जाता है या फिर समझ आ जाता है। तो बस इतना ही है जयशंकर का नाटक। कल हम मोहन राकेश का नाटक पढ़ेंगे, और साथ ही साथ थोड़ा अंत में जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, और जो साहनी जी हैं, धर्मवीर भारती हैं, सुरेंद्र वर्मा है, इनकी भी बातें कर लेंगे 15-20 मिनट।
पेपर 1 में आते हैं, तो अगर आ ही गए देखेंगे। ठीक है, जी तो सर। कल हम करते हैं मोहन राकेश। आप कौन सा नाटक है, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन पढ़ लेना, उसकी बातें हम कर लेंगे। ठीक है। सर सर एक प्रश्न और रहता है सर कि इन सभी नाटक को जैसे पात्र सभी पात्रों का नाम याद करना जरूरी है क्या, कि 2-3 याद कर ले, मेन में 4-5 याद कर ले या 10 याद कर ले? याद याद क्यों करना है, बस समझ लो। देखो जैसे देवसेना का नाम याद करना पड़ेगा, वो तो मेन कैरेक्टर है, अपने आप याद। स्कंदगुप्त का नाम, वो तो मेन कैरेक्टर है। जो विजया है मेन कैरेक्टर। और जो छोटे छोटे कैरेक्टर याद नहीं हो रहे हैं, मतलब वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बस कहाँ पे इंपॉर्टेंट पड़ेंगे कि ये जो नाटक है ऐतिहासिक नाटक है, तो फिर नाम बताने के लिए होते हैं। तो वो आप बता लोगे, वो आप कर लेना, एक दो देख लेना कि क्या काम कर रहा है सामने वाला। आप स्कंद को पढ़ोगे तो शायद एक दो तो अपने आप ही याद हो जाएगा। जो ब्रह्मगुप्त हैं या फिर जो पर्णदत्त हैं, सब याद हो ये जाएगा। याद आधा सर याद हो गया है, पर मन है। हाँ ठीक है फिर। ठीक है, अब चलते हैं, कल राकेश जी का करेंगे और थोड़ा समझेंगे, कंपेयर भी करेंगे कल। आज हमने कंपेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी हमने समझा नहीं था। कल हम थोड़ा कंपेयर करेंगे प्रसाद और राकेश जी को। ठीक है। ठीक है।